ओके एवरीबॉडी, तो आज जो हमारा लास्ट चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग में, हेडिंग डालिए मेरे साथ साथ बाय द नेम कॉस्ट शीट. दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक फॉर योर 30 मार्क्स सिलेबस. राइट एवरीबॉडी? ओके, अब ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो हम इस पर कॉस्ट शीट क्या होती है, कैसे बनती है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे. सेम चैप्टर आपको इंटरमीडिएट में फिर से पढ़ना है. यहाँ पर लेवल बहुत सिंपल रखा गया है, फाउंडेशन वाला. वहाँ थोड़ा सा एडवांस वर्जन है. तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे चीज़ें टफ और एडवांस होती जाएंगी. आइए, पहला प्रश्न उठता है, सर व्हाट इज कॉस्ट शीट. जैसे नाम से पता चल रहा है, कॉस्ट मतलब लागत, शीट इज ए शीट, तो पता ही है पेपर. एक ऐसा पेपर जिस पर हम सारी कॉस्ट रिकॉर्ड करें उसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट शीट. मतलब कहने का क्या, आसान शब्दों में हम ही कहते हैं गाइस, कॉस्ट शीट जो है ना वो एक स्टेटमेंट है. भाई किस चीज की स्टेटमेंट है? इज अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट. क्या मतलब निकला? आपने एक प्रोडक्ट बनाना शुरू करा, तो प्रोडक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई? रॉ मटेरियल से. फिर वो बनते बनते फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ. यस और नो? तो फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट कितने प्रोसेस से गुजरा है और कौन कौन सी कॉस्ट हमने उस पर खर्च की है. बात क्लियर है? उसकी संपूर्ण जानकारी हम एक शीट पर रिकॉर्ड करते हैं. बस उस शीट को ही क्या कहा जाता है? कॉस्ट शीट. क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? तो कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है जो तुम ना समझ पाओ. तो कोई पूछे, कौन? मतलब एग्जामिनर ही पूछेगा, पापा थोड़ी पूछेंगे बता बेटे कॉस्ट शीट क्या होती है. उन्हें क्या पता होगा अगर वो कॉमर्स से नहीं है तो. यस और नो? नेचुरल सी बात है. तो व्हाट इज कॉस्ट शीट? तो कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट. यस और नो? एक कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है जो ये बताती है कि रॉ मटेरियल जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ तो कितनी कॉस्ट आई. क्लियर है? अब सर कॉस्ट शीट से क्या फायदा? सबसे पहले तो हमें सारी कॉस्ट की जानकारी मिल जाती है. सेकंड, फिर हमें ये पता चल जाता है कितनी कॉस्ट हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा खर्च हो रही है, कितनी कॉस्ट कम खर्च हो रही है, ताकि उसे वहीं पर कंट्रोल किया जा सके. क्या बात क्लियर है? दूसरा, यार जब तक मुझे कॉस्ट नहीं पता होगी, क्या मैं सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकता हूं? तो कॉस्ट शीट हेल्प करती है किसमें? सेलिंग प्राइस को डिसाइड करने में. बात क्लियर है? तो कॉस्ट शीट से रिलेटेड बस ये दो बातें आपको जाननी है. आई होप यहां तक क्लियर हो गया. लिखना शुरू करिए. पॉइंट नंबर 1 क्लियर. पॉइंट नंबर 1 लिखिए. अ कॉस्ट शीट, पॉइंट नंबर 1, अ कॉस्ट शीट comma also referred as a cost sheet comma also referred as statement of cost. A cost sheet also referred as statement of cost. फिर से कॉमा लगाइए. is a statement is a statement that shows is a statement that shows the various components of is a statement that shows the various component of total cost for a product. The various component of total cost of a product. बोलो जी, बात क्लियर है? जब मैं वर्ड यूज करूं प्रोडक्ट, तो इसका मतलब होता है फिनिश प्रोडक्ट. क्लियर है? तो एक फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में कौन कौन सी कॉस्ट हमारी जेब से लगी है, उसकी एक संपूर्ण जानकारी ही क्या कहलाती है? कॉस्ट शीट कहलाती है. सिंपल सा लॉजिक. पॉइंट समझ में आ गया भाई? यस और नो? तो कोई पूछे फिर से वही बात, व्हाट इज कॉस्ट शीट? तो इतना आंसर सफिशिएंट है. इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट दैट शोज द टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट. क्लियर है? पॉइंट नंबर 2 लिखिए. कॉस्ट शीट helps cost sheet helps in fixing up cost sheet helps in fixing up
द सेलिंग प्राइस more accurately. Cost sheet helps in fixing up the selling price more accurately. दूसरा फायदा क्या है जी कॉस्ट शीट का? जब हमें सारी कॉस्ट पता होगी तो हम एकदम एक्यूरेट सेलिंग प्राइस बता सकते हैं या नहीं बता सकते? जब मुझे कॉस्ट ही नहीं पता तो सही सेलिंग प्राइस तो कभी आ ही नहीं सकता। और अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं हुआ, थोड़ा भी ऊपर नीचे गया, तो कंपटीशन इतना ज्यादा है कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट थोड़ी खरीदेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? तो हमें कंपटीशन में, मार्केट में बने रहने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है कि वो प्राइस हम लेकर आए कि कस्टमर हमारे ही प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो। बोलो जी, बात क्लियर है? आप जानते हो मार्केट में मोनोपोली तो बहुत कमी से मिलती है, याद है ना? ज्यादातर क्या मिलता है? परफेक्ट कंपटीशन। यस और नो? यू नेम इट एंड देयर आर मैनी सेलर हु प्रोड्यूस द सेम। बहुत बड़ी छोट लेवल की क्या बात करो, बिस्किट, यस और नो? कुकीज, क्लियर? या बिस्कुट, क्लियर? जो आप चाय गाने में तो यही कहता है, चाय में डूबा बिस्कुट हो गया, और बिस्किट थोड़ी बोलता है, क्लियर है? बताओ कितनी सारी कंपनीज है जो क्या बना रही हैं? बिस्किट बना। इतना छोटा सा प्रोडक्ट है, 5 रुपए का बिस्किट आता है, शुरुआत यहां से होती है। उस 5 रुपए के लिए भी कितने सारी कंपनीज हैं, दे प्रोड्यूस बिस्किट्स। एम आई राइट और रॉन्ग? तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है तो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव सेलिंग प्राइस लॉन्च करना पड़ेगा, जो तभी संभव है जब आपके पास कॉस्ट की भरपूर जानकारी हो। क्लियर हो गई बात यहां तक? और उसमें हेल्प करता है कौन? कॉस्ट शीट। इसके बिना किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स हो ही नहीं सकता। क्या यहां तक क्लियर है? थर्ड पॉइंट लिखिए। थर्ड, इट हेल्प्स द बिजनेस, इट हेल्प्स द बिजनेस टू सबमिट कोटेशंस, it helps the business to submit quotations with quotations, quotations, quotations with reasonable degree of accuracy, with, come on, reasonable degree of accuracy, देख लें यहां तक, against tenders, against tenders for the supply of goods, against tender for the supply of goods। क्लियर है भाई? इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। कोई भी बड़ा बिजनेस होता है ना तो उसका टेंडर ओपन किया जाता है। क्या ओपन किया जाता है? टेंडर। मैंने 2 एग्जांपल ली थी, मुझे याद है, एक भारतीय रेलवे की एग्जांपल ली थी मैंने, और एक फ्लाईओवर की एग्जांपल ली थी। फिर से वही लेते हैं भाई। सरकार ने टेंडर निकाला, दिल्ली से जयपुर हाईवे बनाना है, बहुत बड़ा हो गया, 400 किलोमीटर का। मैं ऐसे मन से बोल रहा हूँ, इतने बड़े थोड़ी बनेंगे। तो बताना कौन बनाएगा? बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व होंगी। तो सरकार सबसे क्या कहती है? अपने प्राइस कोटेशन बताओ, तुम कितने रुपए में हमें ये बनाकर दे दोगे, यस और नो? उसको बोलते हैं कोटेशंस। क्लियर? फिर एक दिन फिक्स किया जाता है जहां पर ये सारी कोटेशन ओपन होती हैं, और जिसका प्राइस सबसे कम होता है उसे ये टेंडर दे दिया जाता है। तो आप प्राइस कोट करोगे कैसे? कॉस्ट शीट ही तो बना के भेजोगे आप वहां पर, यस और नो? आपकी मैनेजमेंट आपसे बोलेगी कॉस्ट शीट बनाओ, वो आप मैनेजमेंट को दोगे, फिर वो डिसाइड करेंगे कि क्या प्राइस कोट होना चाहिए। तो जब तक कॉस्ट शीट ही नहीं होगी आप प्राइस कोटेशन नहीं कर सकते। और बिना कोटेशन के छोटे मोटे नहीं, पान की दुकान खोल ली, इसकी बात नहीं हो रही, बड़े बड़े बिजनेसेस, ये कभी भी आपको टेंडर नहीं मिल पाएंगे। बात समझ में आती है? तो कॉस्ट शीट बिल्कुल एक्यूरेटली हमारी हेल्प करती है कॉस्ट निकालने में, ताकि हम सही कोटेशन लॉन्च कर सके। क्लियर? लास्ट पॉइंट और लिखते हैं, फिर न्यूमेरिकल पॉइंट पर आ जाते हैं। लिख दीजिए, इट इनेबल्स अ मैन्युफैक्चरर, it enables, ENA, the manufacturer to keep a close watch
to keep a close watch and control over the cost of production. It keep a close watch and control, come on, over प्रोडक्शन. भाई प्रोडक्ट बनाने में कॉस्ट कितनी आ रही है, इस पर आपको हॉक आई, हिंदी में बोलते हैं गिद्ध की नजर रखनी पड़ेगी. यस और नो? जब तक आपको यही नहीं पता कॉस्ट कितनी आ रही है, कैन यू कंट्रोल? नहीं. तो इसलिए कॉस्ट शीट हमारी हेल्प करती है. ये हमें अलग अलग डिटेल बताती है कॉस्ट की. तो हम ये चेक करते हैं क्या वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो रही है. अगर हाँ तो उसे वहीं रोको, कंट्रोल करो, मिनिमम करो और स्टैंडर्ड पे लेकर आओ. क्लियर है? वरना अगर कॉस्ट ज्यादा हो गई तो फिर आपको प्रॉफिट से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि आप सेलिंग प्राइस तो बढ़ा नहीं सकते. सेलिंग प्राइस बढ़ाते ही आप मार्केट से बाहर हो जाओगे. क्लियर है? तो सही कॉस्ट की जानकारी ही आपको ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे सकती है. क्लियर हो गई बात यहां तक? तो ये था कॉस्ट शीट से रिलेटेड कुछ बातें. आई होप यू अंडरस्टैंड. अब आइए, अब ये कॉस्ट शीट बनती कैसे सर? सुनो फिर से. सर इसका एक रटा रटाया पैटर्न है जो ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूँ. हमारे कॉमर्स में एक बात कही जाती है, एन अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट नीड नॉट टू बी क्रिएटिव. आपको क्रिएटिविटी नहीं दिखानी, जो सेट जो रूल्स दिए गए उन्हीं को फॉलो करना है. एम आई राइट और रॉन्ग? आप बोलो सर आज से बैलेंस शीट ऐसे बनेगी, कुछ नया लाते हैं, क्रिएटिविटी. ये रही एसेट्स, ये रही लायबिलिटी. बोलो अलाउड है? नहीं. तो आपको क्रिएटिविटी नहीं दिखानी. हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बंधे हुए हैं. कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. क्लियर? 14 क्या कहता है? वेरी गुड, शाबाश. पॉल्यूशन कंट्रोल. 24 क्या कहता है? ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कॉस्ट अकाउंटिंग. 3 क्या कहता है? ओवरहेड. 6, 7, 10 डायरेक्ट एक्सपेंसेस. 2 कैपेसिटी. 4 कैप्टिव कंजम्पशन. ये याद नहीं होंगे तो 6 नंबर गए, फिर मुझे दोष मत देना. कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा 6, 3 सवाल आएंगे. और इसमें मैं क्या बताऊं, मैंने तो समझा दिया. अगर आप वहां भूल गए तो 6 नंबर गए भाई आपके. नोबडी कैन हेल्प यू. क्लियर है? और तो थैंक गॉड पहले निगेटिव मार्किंग भी होती थी 2012 वाले सिलेबस में, अब नहीं है. क्लियर है? तो इसलिए जितना बताया जा रहा है उसको पढ़ो, याद करो, तभी 30 आउट ऑफ 30 दिलाऊंगा, वरना दिक्कत हो जाएगी भाई. आ रहा है समझ में? कुछ बच्चों को याद है, वेरी गुड. जिनको याद नहीं है वो शुरू कर दें. चलो अब बात यहां से निकली थी सर, कॉस्ट शीट का ना एक फॉर्मेट दिया गया है हमें, और हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फॉर्मेट एज इट इज हमें पता होना चाहिए. हम उसमें चेंज नहीं कर सकते. जैसे तुमने 12th में कैश फ्लो का फॉर्मेट रटा था. क्लियर? तुम पहले लिख दो फाइनेंसिंग, फिर ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग, तो 0 मिलेगा. 0, क्योंकि AS3 ने वहां लिखा है यही फॉर्मेट फॉलो होगा. उसी तरह हमारा जो केस 1 है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, वो उसने भी हमें एक फॉर्मेट दिया है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते. तो पहली बात आपको वो फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, किस में क्या जोड़ने पर क्या बनता है. ये अगर आपको नहीं पता तो फिर आपसे ये चैप्टर गया, और यही तो सिखाना है मुझे आपको. इज दैट क्लियर? तो आप बड़ी बड़ी हेडिंग डालो, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट. फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट. ठीक है भाई? अब देखो गाइस, वैसे तो आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, तो पूरी कॉस्ट शीट तो बनाने के लिए आनी भी नहीं है. लेकिन अगर हम कॉस्ट शीट बनाए, मैं आपको पूरा फॉर्मेट सिखाऊं, तो हम 2 कॉलम बनाते हैं. देखो कितनी सीधी लाइन खींची है बिना स्केल के. मानते हो नहीं? अरे बोलो. देखो एकदम एक्यूरेटली, तुम भी नहीं खींच सकते. क्लियर? तो ये फॉर्मेट होता है. चलो
फॉर्मेट आपको सिर्फ समझना है, एग्जाम में थोड़ी आएगा एक भी सवाल, हाँ इंटर में ये सब आएगा, भर भर के आएगा। तो हम सिर्फ 2 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम हम बनाते हैं गाइस पर्टिकुलर्स, एज यूजुअल, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और दूसरा कॉलम अमाउंट। पर्टिकुलर्स का क्या मतलब होता है? करेक्ट, डिटेल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर्स? डिटेल। मुझे पता है बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, पता था? चलो अब सीख लिया ना, तभी तो कह रहा है भैया एक्सपर्ट से पढ़ो तो सीखोगे बहुत कुछ। हाँ 16-17 साल होगा ये सब कराते कराते, कोई अभी की बात थोड़ी है। यस और नो, हजारों सीएमए बनाए, अगला नंबर आपका है। क्लियर? और ये सच है, झूठ नहीं है इसमें जरा सा भी। क्लियर? द नेक्स्ट टर्न इज योर्स। कुछ साल बाद आप भी सीएमए वाली कैटेगरी में होंगे। चलो, तो पर्टिकुलर्स का मतलब डिटेल, और ये हमारा अमाउंट। क्लियर है? अब क्या आता है कॉस्ट शीट में, किस कॉस्ट में क्या आता है? हम सबसे पहले लिखते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। क्या लिखते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब ये वो तत्व हैं, ये वो एलिमेंट हैं जिनके बिना आप एक प्रोडक्ट की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? कल्पना। ऑल्दो कल्पना वाज किल्ड इन गजनी मूवी, नहीं देखा होगा। अच्छा, एलिमेंट के आधार पर कॉस्ट कितने प्रकार की होती है? सर अभी तो फेस्टिवल सीजन चल रहा है, हमने कहा याद करा? टेल मी। 3। कितना आसान है, बस एक बार पढ़ो याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आती है डायरेक्ट कॉस्ट। आइए शुरू करते हैं। तो आप मेरे साथ साथ नोट करते चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक डायरेक्ट मटेरियल। हाँ जी जी, क्या हो गया? ये दिख क्यों नहीं रहा भाई? अब दिख रहा है? ये क्या मुसीबत हो गई इसमें? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। देखो अब दिख रहा है। तो हम सबसे पहले लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। At the very first place we take direct material consumed. अब सुनना गाइस, परचेज नहीं, कंज्यूम्ड। अब कंज्यूम का मतलब जितना आपने प्रोडक्ट को बनाने में यूज किया, जितना आपने प्रोडक्ट को बनाने में यूज किया। अब वो कैसे निकलता है? क्लियर और नॉट? कंज्यूम का फॉर्मूला बताओ। वेरी बैड। क्लियर? नाउ एवरीबॉडी, ये आएगा पेपर में, एमसीक्यूज में यही आएगा, मटेरियल कंज्यूम निकाल के दिखाओ। तो यार ये तो बचपन से 11वीं क्लास का फॉर्मूला है। 11वीं क्लास में हमने सीखा था फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। मैं बता देता हूँ, ये कॉस्टिंग का फॉर्मूला है जो फाइनेंशियल वालों ने चुरा लिया। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम इज इक्वल टू, यस, ओपनिंग, मुझे पता है तुम सबको आता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। थोड़ी मिट्टी जम गई है, बस मैं उसे ब्रश अप कर रहा हूँ, आता है सबको। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें प्लस करो परचेजेस। अच्छा, कहने की जरूरत नहीं है, परचेजेस है तो नेट ही होगी। परचेजेस है तो नेट क्या होती है? परचेज रिटर्न है तो माइनस कर देना यार। अब ये सब थोड़ी बताया जाएगा, अंडरस्टूड है? प्लस कैरिज ऑन परचेज। अगर मटेरियल खरीदते समय आपकी जेब से कोई खर्चा हो, 3 में से कोई एक आएगा, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट। कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, बताओ तीनों में अंतर। कैरेज, कार्टेज, फ्रेट क्या होता है? सुना हुआ है ना? सुना सुना लग रहा है, सूना सूना लग रहा है। कैरेज रिक्शा और ठेले के किराए को बोलते हैं। कार्टेज बग्गी, जिसके आगे एक एनिमल होता है, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, आज भी चलती है दिल्ली में बैलगाड़ी, देखिए ना? क्लियर है? फ्रेट
ट्रक और टेम्पू का किराया। तीनों यार, कम ऑन गाइस, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट इतना हमें आना चाहिए। पता चला इंटरव्यू में पहला सवाल यही था, कैरेज कार्टेज फ्रेट में अंतर बताओ। बोला हमें क्या पता था। हाँ, इसका ट्रीटमेंट पता है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में आते हैं। होता क्या है हमें नहीं पता। क्लियर है? तो कैरेज, हाँ, रिक्शा ठेले के किराए को कैरेज कहते हैं। कार्टेज बग्गी, घोड़ा गाड़ी बैल गाड़ी, क्लियर है, बग्गी, इसे कार्टेज कहते हैं। फ्रेट ट्रक टेम्पू विक्रम छोटा हाथी, हमारे चलता है ना हमारे दिल्ली में ये सब, नीले कलर का, नहीं नीला नहीं हरा कलर, हाँ, ये सब क्या है, इसके किराए को बोलते हैं फ्रेट। तो अगर आपने मटेरियल खरीदा तो आप मटेरियल फैक्ट्री तक कैसे लाए, या तो कैरेज दिया या कार्टेज दिया या फ्रेट, तो कोई सा भी हो जोड़ देना। मैंने एक लिख दिया, अरे बोलो क्लियर है? और इसमें से माइनस कर देना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्या मिल जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। यही आ जाता है पेपर में 2 मार्क्स का सवाल, मटेरियल कंज्यूम निकाल के दिखाओ। बोलो आ गया समझ में? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस नेट परचेजेस प्लस कैरेज कार्टेज फ्रेट ऑन मटेरियल, यस और नो, एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कभी भी कॉस्ट शीट में हम परचेज नहीं लेते भाई, परचेज तो हमने बहुत सारा खरीदा होगा, प्रोडक्ट में कितना लगा उसे बोलते हैं क्या? कंज्यूम्ड, वो आना चाहिए। क्लियर? ये आ गया इसकी कॉस्ट। एनीथिंग टफ? चलिए, अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस, वेजेस या फिर लेबर, दोनों का मतलब सेम होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। वो डायरेक्ट लेबर लिखे डायरेक्ट वेजेस लिखे, वन इन द सेम मीनिंग, याद रहेगी बात? चलो जी, ये आ गया। फिर आप इसमें तीसरा एलिमेंट जोड़ देना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या ऐड कर देंगे? जब आप इन तीनों को जोड़ दोगे ना तो पहला ब्रेकअप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पहला ब्रेकअप का एक मतलब डिटेल होता है, एक वो जो आप समझते हो, उसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, या फिर इसका दूसरा नाम होता है डायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर है? आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, चैप्टर को एंजॉय कीजिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्राइम कॉस्ट निकाल के दिखाओ, मैं यानी एग्जामिनर पूछेगा भाई क्या करना है, 3 डायरेक्ट चीजें लेकर तीनों को जोड़ देना है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐड देम टुगेदर एंड द टोटल इज नोन एज द प्राइम कॉस्ट, अनदर नेम डायरेक्ट कॉस्ट। ये होता है पहला डिटेल कॉस्ट शीट की। और सोचो इसे एलिमेंट क्यों कहते हैं? अरे इन तीनों के पहले इकट्ठा करो, उसके बिना तो आप प्रोडक्ट की कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसके बिना हमें प्रोडक्ट मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता। चलो जी, हो गया, हटाऊं? हाँ जी सर, हटा दो। चलो थोड़ा सा और नीचे तक खींचते हैं इसे। अब प्राइम कॉस्ट के बाद अब आप इसमें ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे गाइस? फैक्ट्री ओवरहेड ऑब्लिक वर्क ओवरहेड। मैंने क्या बताया था? ओ ऑब्लिक एच स्टैंड फॉर ओवरहेड। ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट, ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट। तो इसके 2 नाम हैं, फैक्ट्री के ओवरहेड या फिर वर्क ओवरहेड। इसके टोटल 4 नाम होते हैं, 2 मैंने स्क्रीन पे लिख दिए, 2 सुनेंगे आप। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड। क्लियर? चारों नाम बताओ। अब सुनिए, फैक्ट्री, अब प्रोडक्ट कहां बनेगा? ऑफिस में, फैक्ट्री में। तो उस प्रोडक्ट को बनाने में जितने भी खर्चे आए ना, वो सारे क्या कहलाएंगे? फैक्ट्री ओवरहेड। और याद रखना, हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग उसे बोलती है सबको इनडायरेक्ट, सबको इनडायरेक्ट। अब यहां पर तुम फाइनेंशियल मत ले आना, मैं एक छोटा सा डिस्टिंग्विश बताता हूं, पावर एंड फ्यूल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहती है डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में ले जाओ। हम कॉस्टिंग वाले क्या कहते हैं? ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कहां आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स में। अरे बोलो, बात क्लियर है? हीटिंग एंड लाइटिंग,
वहां डायरेक्ट, यहाँ इनडायरेक्ट। तो अब आप कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, भूल जाओ फाइनेंशियल चीजों को, तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग चलना है। हमारे यहां सिर्फ 3 चीजें डायरेक्ट होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलो, तो बात समझ में आ गई गाइस। तो क्या बोलते हैं हम इसे, फैक्ट्री ओवरहेड। ये इसमें आप जोड़ दीजिए। जैसे ही आप इसे जोड़ देंगे, दूसरा ब्रेकअप, जीवन में इतने ब्रेकअप तो होने चाहिए, इसे हम बोलते हैं ग्रॉस प्रोडक्शन ओवरहेड। फिर से सुनो, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड। क्लियर है? जब आप प्राइम कॉस्ट में ये जोड़ दोगे, देखो ये याद रखना किसमें क्या जोड़ने पर क्या बन जाता है, इसी पे सवाल आएगा एग्जाम में। तो आपने प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट में क्या ऐड कर देना है, फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड। तो जो आंसर आएगा उसे क्या बोलते हैं, या फिर ग्रॉस वर्क कॉस्ट, या फिर क्या, वर्क कॉस्ट। जल्दी बोलो, यहां तक क्लियर? चलिए, दैट्स ग्रेट। अब आप इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग WIP, अभी बताता हूं, और इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग WIP। तो जो आंसर आएगा, ये हमारा तीसरा ब्रेकअप है। इसे बोलते हैं हम नेट फैक्ट्री कॉस्ट या फिर नेट वर्क कॉस्ट। क्लियर है भाई? हाँ, क्लोजिंग माइनस लेस लेस लेस। अब सुनिए भाई, ये देखिए गाइस, ये पूरी लाइन आपको याद करनी है जैसे मैं लेके चल रहा हूं। कोई भी इसमें ऊपर नीचे हुआ तो समझ लो गड़बड़ हो गई। WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोसेस। प्रोग्रेस वो होता है सड़कें बन रही हैं, हमारे यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है तो उसे बोलते हैं प्रोसेस। असली तो ये है, बट हम सी के बच्चे वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, हम उसे भी मान लेते हैं। असली वर्ड क्या है, वर्क इन प्रोसेस। और वर्क इन प्रोसेस यहां पर दर्शाता है सेमी फिनिश गुड्स। कौन सी गुड्स? वो प्रोडक्ट जो अभी आधा अधूरा है, अभी तैयार नहीं हुआ, वो हमारी कॉस्टिंग में कहलाता है WIP। शॉर्ट में क्या कहलाता है, जल्दी बोलो? वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस। अब सुनो सर, कॉस्ट शीट का मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्ट तैयार हुआ उसकी कॉस्ट बताओ। अब सोचो, कल जो आपने प्रोडक्ट अधूरा छोड़ा था, वो आज क्या है, ओपनिंग। अरे कल का क्लोजिंग आज का ओपनिंग ही तो बनेगा। कल जो तुमने प्रोडक्ट अधूरा छोड़ा था, अगले दिन सबसे पहले आते ही तुम उसे पूरा करोगे? अरे हाँ, या नया शुरू कर दोगे? मैं पहले उसे पूरा करेंगे ना। तो इसीलिए हम इसमें ओपनिंग को पूरा करने में जितनी भी कॉस्ट आई वो यहां ऐड कर देते हैं। अब ऐसा होता रहेगा, साल का अंत है आज, तो आज भी तो कुछ मटेरियल अधूरा बचेगा, तो उसको हटा देंगे। क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि कॉस्ट शीट उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बताती है जो हमने पूरा तैयार कर दिया। आ गई बात समझ में? इसलिए जो कल अधूरा था, क्योंकि वो आज पूरा हो गया, इसलिए उसको ऐड कर दिया। जो आज जब हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं आज तक अधूरा है, तो उसे अपनी कॉस्ट शीट में से बाहर कर दिया। तो अब लॉजिकली समझ में आया, ताकि जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है हमें उसकी कॉस्ट पता चल सके। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। तो ये याद करना है। तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करते हैं ओपनिंग WIP और लेस करते हैं क्लोजिंग। क्यों ऐड और क्यों लेस, रीजन क्लियर हो गया? हाँ जी सर। तो क्या मिल गया हमें? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। यहां तक कोई आपत्ति है तो बोलेंगे जी, याद करना है बस। अब सुनिए आगे। अब हम इसमें ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। क्या ऐड करते हैं? ऑफिस एंड
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो आइए चौथा ब्रेकअप मिल गया हमें, और इसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो ये सब याद करने हैं आपको, इसी पे सवाल आना है। क्या बोलते हैं गाइस? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब सुनिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? भाई बिना एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोडक्ट बन जाएगा? नहीं ना, देखभाल करनी जरूरी है, लेबर सही काम कर रही है नहीं कर रही, मटेरियल प्रॉपरली यूज हो रहा है नहीं हो रहा, ये सब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया। क्या आया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है वो प्रोडक्ट जो इस बार हमने बनकर पूरा तैयार कर दिया। आई रिपीट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? वो प्रोडक्ट जो इस बार पूरा तैयार हो गया, फिनिश, बिल्कुल रेडी, बाजार में बिकने को तैयार है। क्लियर है? अब एक चीज बताओ, मान लो आप टेलीविजन बनाते हो, आपकी फैक्ट्री है, आपने पिछले साल 15,000 टीवी बनाए, जिसमें से 12,000 बिक गए। साल के अंत तक कितने बचे? 3,000 बच गए। आपने कहा काम करो, इन्हें 50वीं मंजिल पे ले जाओ और नीचे फेंक दो, अगली बार नए टीवी बनाएंगे। ऐसा होता है? कैसा होता है फिर? आप बोलोगे सर एक साल में कौन सी टेक्नोलॉजी बदल रही है? पिछले साल के 3,000 बचे हुए ना, तो इस साल पहले 3,000 को बेचेंगे और फिर नए भी बनाएंगे, है ना? बस मैं ये सुनना चाहता हूं, ऐसा कभी नहीं होता कि एक कंपनी जितना प्रोडक्ट बनाए एक एक सारा बिक जाए। ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता, कुछ ना कुछ अंत में बच जाता है। और आपने तो फाइनल अकाउंट पढ़ा है, जिसको आप क्लोजिंग स्टॉक कहते हो। क्या कहते हो? हर क्वेश्चन में होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्या है वो प्रोडक्ट है जो बच गया। एम आई राइट और रॉन्ग? तो अगले साल जब हम आएंगे तो पहले उसे बेचेंगे ना, तो इसीलिए इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? ना, पिछले साल का क्लोजिंग तो इस साल ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्या ऐड करते हैं गाइस? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लियर है जी? यस और नो? और इसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं फिनिश गुड्स, तो इसका क्या मतलब है? ये वो गुड्स हैं जो बिल्कुल रेडी हैं बाजार में बिकने के लिए। क्लियर? और अब सुनना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 99.99% उसकी कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। 1% चांस है कि गिवन ना हो। तो जब ना हो तो हम उसे कैसे निकालते हैं? हम उसमें एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं अपनी कॉस्टिंग में, उसे बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। क्या बोलते हैं? तो अगर गिवन ना हो तो ये करना है, गिवन है तो कुछ नहीं करना। तो सर वो कैसे लगता है? तो आप लेंगे जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अभी ऊपर निकाला था हमने, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। जरा बताना इसका क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसमें टोटल कितनी कॉस्ट आई, उसको अगर मैं टोटल यूनिट जो मैंने बनाई है उससे डिवाइड कर दूं, क्या मिलेगा मुझे? एक यूनिट को बनाने में कितनी लागत आई? बोलो हाँ या ना? यही तो मिल रहा है। तो इसी को मल्टीप्लाई कर दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट्स। तो बताना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की कॉस्ट मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? अरे हाँ बोलो यार। मैं आपसे कहूं आपने 10 लाख रुपए खर्च करे और 10,000 यूनिट बनाई, उसमें से 2,000 बच गई, तो बताओ बचे हुए की कॉस्ट कितनी? तो आप बोलोगे 10 लाख कॉस्ट है 10,000 यूनिट की, तो आप 10 लाख को किससे भाग करोगे? 10,000 से। एक की कॉस्ट आ गई। फिर आप बोलोगे सर बची हुई कितनी है? 2,000, 2,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2,000 को बनाने में कितनी कॉस्ट आई? मिल जाएगा या नहीं? इसे क्या बोलते हैं हम? वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। क्या बोलते हैं?
बस अभी सुन के भूल जाओ, अभी इंटर में काम आएगा। अच्छा, फिर आखिरी बात, ये कब करना है फॉर्मूला? जब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स गिवन नाउ। अगर गिवन है तो सोचना ही नहीं है। अरे बोलो, बात क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है एकदम। तो जल्दी बताइए, हमने करा क्या? फिर से कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ चुका है हमारे पास, हमने इसमें ऐड करा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। चलिए, ये जो आंसर आया ये हमारा चौथा ब्रेकअप है। इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलो, पांचवा सही। अब ब्रेकअप कौन याद रखता है? क्लियर? चलो, क्या आ गया भाई? है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है? बिके हुए माल की लागत, हिंदी में बोले तो फेमसली आपको पता है सीओजीएस। फेमसली व्हाट? सीओजीएस। हाँ जी, यहां तक क्लियर? ओके, अब आप इसमें ऐड कर देंगे। सर कब खत्म होगा ये? बस होने वाला है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्या ऐड कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये हमारा छठा ब्रेकअप आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल। क्या बोलते हैं इसे? SALE, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल। इसका मतलब क्या हुआ? माल बिकने तक की लागत। कहां तक की? माल बेचने तक टोटल कितनी लागत आई। क्लियर एवरीबॉडी? और इस कॉस्ट ऑफ सेल में ना हम ऐड कर देते हैं प्रॉफिट, और जैसे ही हमने प्रॉफिट ऐड करा तो जो हमारा फाइनल आंसर होता है ना, उसे हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं उसे गाइस? सेल। क्लियर है? और ये हमारी कॉस्ट शीट खत्म। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? एकदम क्लियर? तो ये पूरी डिटेल आपको याद करनी है, किसमें क्या जोड़ने पर क्या बन जाएगा, ये मुझे पता होना चाहिए। अगर ये मुझे नहीं पता तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो हाउ डिड आई कैलकुलेट दिस कॉस्ट शीट? एकदम क्लियर है? कम ऑन। चलिए, तो अब इसको एक नजर डाल लीजिए फिर से। ये हमारा फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का। अब आपको याद करना है सर प्राइम कॉस्ट। बताओ जल्दी, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को जोड़ें, प्राइम कॉस्ट। क्लियर है? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दो क्या? फैक्ट्री ओवरहेड। क्या आ जाएगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ओपनिंग WIP ऐड, क्लोजिंग ऐड, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नेट फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड कर दो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्लियर है? COGS, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्या मिल गया हमें? गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ सेल, और कॉस्ट ऑफ सेल में क्या ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? 90% क्वेश्चन में सेल गिवन होती है, कॉस्ट तुमसे निकलवाता है, कहता प्रॉफिट बताओ। तो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इक्वल टू व्हाट? प्रॉफिट। क्लियर? ये पूरा एज इट इज याद करना है, इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। क्या यहां तक बात क्लियर है? यस और नो? अब इसी संदर्भ में, इन दिस कंटेक्स्ट, वो आपसे कॉस्ट शीट खत्म हो गई, एक चीज और पूछता है। वो कहता है अच्छा चलो कॉस्ट शीट समझ में आ गई तुम्हें, एक चीज और निकाल के दिखा दो, कन्वर्शन कॉस्ट। क्या? कन्वर्शन पढ़ते से जन नहीं पढ़ते, SION शाह की आवाज निकलता है। कन्वर्शन कॉस्ट। क्लियर है? TENSION क्या बना? अरे TENSION, तो वहां शन क्यों पढ़ते हो? टेंजन पढ़ो। सर वो तो टेंजेंट मैथ वाला हो जाएगा, तो वहां पढ़ते हो टेंशन, यहां पढ़ते हो कन्वर्जन। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? कन्वर्शन।
सही प्रोनाउंसिएशन। अरे बोलो, PENSION, पेंशन। पेंशन होता है ना, उसे क्यों नहीं पढ़ते पेंशन? अब देखो ना, खुद ही तो हम गलत कर रहे हैं। तो SION हमेशा श की आवाज निकलता है। क्लियर हो गई बात? तो क्या है ये? कन्वर्शन कॉस्ट। 90% लोग कन्वर्जन ही पढ़ेंगे इसे, आई नो, इट्स ए कन्वर्शन। अब सुनो सर, ये कन्वर्शन का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में जो कॉस्ट आती है उसे बोलते हैं क्या? और याद रखना, कन्वर्शन कॉस्ट is always equal to direct wages plus direct expenses plus factory overheads। आज ही याद रहेगा, कन्वर्शन कॉस्ट इक्वल टू व्हाट? क्लियर? क्लियर? क्या चीज छोड़ी है मैंने इसमें? मटेरियल कॉस्ट छोड़ दी, क्योंकि कन्वर्शन कॉस्ट का मतलब है वो पैसा, वो खर्चा जो मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में लगाने में आया है, उसे बोलते हैं कन्वर्शन कॉस्ट। अब जानते हो आपसे सवाल क्या पूछेगा? कितना चालाक है। तीनों एलिमेंट पढ़ लिया आपने अच्छे से। अब जरा मैं आपको कॉस्ट शीट दिखा दूं फिर से। जानते हो सवाल क्या आया पेपर में? 2-3 बार आ चुका है। वो बोलता है बताओ प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट में, क्लियर है, प्राइम कॉस्ट और कन्वर्शन कॉस्ट में कॉमन एलिमेंट बताओ। द कॉमन एलिमेंट ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड कन्वर्शन कॉस्ट आर। बस यही इसी पे सवाल आ चुका है 2 बार। क्लियर है भाई? मटेरियल हटा दो ना, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये किस में भी आते हैं? प्राइम कॉस्ट में भी, और यही कन्वर्शन कॉस्ट में भी। तो सवाल यही बनता है कि व्हाट आर द कॉमन एलिमेंट बिटवीन प्राइम कॉस्ट एंड कन्वर्शन कॉस्ट। जल्दी बोलो, याद रहेगी बात? हरीश और चलिए अब जरा छोटी सी और चर्चा करते हैं। अच्छा सर, प्राइम कॉस्ट के बाद आपने लिखा फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या लिखा? मैंने एक लाइन बता के खत्म कर दिया। वो सारे खर्चे जो फैक्ट्री में खर्च होते हैं प्रोडक्ट को बनाने में, उसे क्या बोलते हैं? अब सारा सवाल उठता है वो होते कौन से हैं? व्हाट आर दोस? लिखो, हेडिंग डालो, फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड्स। फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड्स, 1 2 3 करके लिखते जाना। मतलब कौन कौन से खर्चों को हम फैक्ट्री के खर्चे मानते हैं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा, तो 1 2 3 करके आप लिखते जाएंगे। लिखिए, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। अरे क्लियर है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। लूज टूल्स, ये क्या होता है? पैचकस, प्लास, हथौड़ी, छेनी, यस और नो, रेती, ये हिंदी वर्ड है। ये सब क्या होते हैं? लूज टूल। तो हर घर में होते हैं, आपके घर में, मेरे घर में, सबके यहाँ होते हैं। क्लियर? तो ये कहाँ यूज होते हैं? ऑफिस में, फैक्ट्री में यूज होंगे। मशीन में प्रोडक्ट टाइट करना है, उसे खोलना है, तो ये सब वहां यूज होते हैं। नेक्स्ट, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स। फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, लाइटिंग एंड हीटिंग, रेट्स, रेट्स, RATES, रेट्स का मतलब होता है टैक्सेस। क्या होता है रेट्स का मतलब? टैक्सेस। क्लियर है? लाइटिंग एंड हीटिंग, पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पावर एंड फ्यूल के बाद फैक्ट्री रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस, ड्राइंग। अरे भैया फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका एक शेप तो चाहिए,
इधर देखो, ये माउस का शेप किसी ने तो सोचा ही होगा, क्यों उसे फ्लैट नहीं करा, क्यों उसे रेक्टेंगल ट्रायंगल का शेप नहीं दिया, तो कुछ सोचा होगा ना। तो ये शेप, ये माउस कहाँ बना है, फैक्ट्री में, तो सारी डिजाइनिंग कहाँ होती है, फैक्ट्री का पार्ट मानी जाती है। अरे बोलो, बात याद रहेगी। नेक्स्ट, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस। अब इसी से तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर ये ऑफिस का पार्ट है, नहीं ये किसका पार्ट है, फैक्ट्री का। याद रहेगी बात, अरे हाँ बोलो। नेक्स्ट, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस। वर्क मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री इंश्योरेंस, वर्क मैनेजर सैलरी, एक्सेट्रा। आज ही क्लियर। एक बार बस रीड कर लो जल्दी से, ये सारे खर्चे किसका हिस्सा है, फैक्ट्री ओवरहेड का। अगर वो अलग अलग दे दे तो इन सबको फैक्ट्री ओवरहेड में लेके जाना है तुम्हें, याद रहेगा बात। जस्ट रीड रीड रीड, एक बार रीड कर लो बस, अपने आप याद हो जाएगा। चले आगे, हो गया। इसमें से कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको पूछना हो, सबका मीनिंग आता है। तो ये कौन से खर्चे हुए, फैक्ट्री ओवरहेड। अब हम बात करेंगे, अगली हेडिंग डालिए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इंक्लूड्स। ड्राइंग ऑफिस में क्या होता है, एक प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसका डिजाइन की जाता है, तो डिजाइनिंग ये ऑफिस का काम नहीं है, ये किसका काम है, फैक्ट्री का। इसलिए इस खर्चे को हमने किस में डाला, फैक्ट्री में। बात क्लियर है यहां तक। अब मैं हजारों एग्जांपल दे सकता हूं। कार, सारी कार एक जैसे शेप की होती है, सबका अलग अलग डिजाइन है। सारे मोबाइल एक जैसे होते हैं, तो पहले डिजाइन तैयार किया जाता है, फिर वो सेम डिजाइन ही तो फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो इसलिए डिजाइनिंग के खर्चे को हम किसका पार्ट मानते हैं, फैक्ट्री का। आ गया समझ में। और कोई डाउट? हाँ, बिना किसी रिसर्च के कोई प्रोडक्ट बन सकता है, तो रिसर्च कहां डालोगे भाई, जब तक रिसर्च पूरी नहीं होगी प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। तो इसलिए उसको हम किस में मिलाते हैं अपनी कॉस्टिंग में, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। क्लियर? एनी मोर क्वेश्चन? अब अगला आता है, हेडिंग डालो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इंक्लूड्स, और लिखते जाना, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इंक्लूड्स, 1 2 3 करके। ऑफिस रेंट एंड रेट्स, ऑफिस, अच्छा सुनो, अगर वो सिर्फ रेंट एंड रेट्स लिख दे तो फैक्ट्री में ले जाना, और अगर वो लिख दे ऑफिस रेंट एंड रेट्स तो अंडरस्टूड है, फिर तो ये ऑफिस का किराया है। यस और नो? नेक्स्ट, ऑफिस सैलरीज, ऑफिस सैलरीज। नेक्स्ट, इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ, कम ऑन, ऑफिस बिल्डिंग। टेलीफोन एंड पोस्टेज, टेलीफोन एंड पोस्टेज। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। नेक्स्ट, depreciation of furniture and office equipment. Come on, depreciation of furniture and office equipment, depreciation of furniture and office equipment. Legal expenses, legal expenses. Audit fees, checking of accounts, audit fees. Bank charges, audit fees, bank charges, etc.
तो यार आसान शब्दों में ऑफिस से संबंधित सारे खर्चे किस में आएंगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। बोलो एकदम क्लियर है? इतनी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, इससे आगे नहीं पूछेगा आपसे। अब आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हेडिंग डालो तीसरा पॉइंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इंक्लूड्स, सेलिंग एंड कम ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इंक्लूड। याद रखना, जैसे नाम से पता चल रहा है, प्रोडक्ट बेचने से रिलेटेड, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब फैक्ट्री से मार्केट तक माल लाने से रिलेटेड। सारे खर्चे किसका पार्ट होते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। अब उसमें क्या क्या आता है लिखो। नंबर 1 एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट किसका पार्ट है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। शोरूम रेंट एंड रेट्स, शोरूम रेंट एंड रेट्स। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। सेल्स डिपार्टमेंट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कम ऑन, सेल्स डिपार्टमेंट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। पोस्टेज, पोस्टेज। कलेक्शन एक्सपेंसेस, भाई कस्टमर के पास जाना, उससे पैसे लेके आना, दे आर कॉल्ड व्हाट? कलेक्शन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, कैरिज आउटवर्ड, कैरेज। इसमें तीनों आ गए, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट। कौन से वाले? आउटवर्ड। और इनवर्ड हो तो डायरेक्ट एक्सपेंस। याद रहेगी बात। और वो बोले मटेरियल खरीदते समय हुआ है तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। याद रहेगी ये बात। नेक्स्ट, सैंपल्स एंड फ्री गिफ्ट। अरे देखा है ना आपने, सैंपल एंड फ्री गिफ्ट। नेस्कैफे का पाउडर खरीदने पे मग फ्री आता है ना, ये वाला हर साल ही ऑफर आती है। अब सर्दी आ गई है तो लोग चाय कम पियेंगे, कॉफी ज्यादा पियेंगे, तो उस पर ये प्रोडक्ट निकलता है। पूरा पैकेट है, उसके अंदर एक मग फ्री है रेड कलर का, होगा आपके घर में, आई नो वेरी वेल। क्लियर है? तो ऐसे सैंपल एंड फ्री गिफ्ट दिए जाते हैं। क्लियर? डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, VAN वैन एक्सेट्रा। समझ गए भाई? तो ये कुछ खर्चे हैं किसके? एक और इसमें ऐड कर लो, सेल्समैन सैलरीज एंड कमीशन। एक और कर लो, ये आता है सेल्समैन सैलरीज एंड कमीशन एक्सेट्रा। अब ये बताओ, अगर मैं आपको स्कैटर्ड फिगर दे दूं, स्कैटर्ड मतलब सारी बिखरी हुई, तो उसमें से छांट लोगे कि कौन सा फैक्ट्री में, कौन सा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, और कौन सा सेलिंग में। रट्टा नहीं मारना, सिर्फ 2 बार रीड करना है। अब आते हैं आखिरी पॉइंट पे और ये चैप्टर खत्म। अब आखिरी पॉइंट ये है सर, ऐसी बहुत सारी आइटम्स हैं जो हमारे दिमाग में भरी हुई हैं, क्योंकि बचपन से आज तक हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है। क्लियर है? वो आइटम हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, तो वो जानबूझकर कॉस्टिंग के चैप्टर में वो आइटम डाल देता है कि बच्चे पढ़कर आए या सिर्फ मुंह धो के आ गए पेपर देने। क्लियर? तो अब मैं कुछ आइटम लिखवाने वाला हूं जो आपको कॉस्ट शीट बनाते समय इग्नोर करनी है। क्या करनी है? छोड़ देनी है। क्यों? क्योंकि दे आर अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड नॉट कॉस्ट अकाउंटिंग। हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग का वो पार्ट नहीं है। आ गई बात समझ में? हेडिंग डालिए, द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड in cost sheet. The following items are, come on, not included in। तो वो जानबूझकर आपको ये आइटम देगा एग्जाम में, और आपको अगर अच्छे से पढ़ कर गए हो तो आप 2 मिनट में जज कर लोगे कि ये हमें छोड़ना है
ये हमें लेना है, समझ गए। पर आखिरी बार बता दो हम क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होती है, हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में ये कभी नहीं होती। हमारी कॉस्ट से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कॉस्ट का काम है प्रोडक्ट बनाना, सर्विसेज देना, उसमें जो भी खर्च होगा वो हम लेंगे। जो हमारे प्रोडक्ट हमारी सर्विस से रिलेटेड नहीं है उसे हम अपनी फील्ड में इंक्लूड नहीं करते। लिखिए नंबर 1 2 3 करके लिखते जाओ। इनकम टैक्स। अब बताओ इनकम टैक्स किस पे लगता है, इनकम पे। और इनकम प्रॉफिट कौन निकालता है, फाइनेंशियल, हम थोड़ी निकालते हैं। अरे क्लियर। नेक्स्ट, डिविडेंड। सुने हुए शब्द है ना, शेयर होल्डर को मिलने वाले प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, तो उसका कॉस्ट से कोई संबंध है, यस और नो। मैं ये बॉटल बना रहा हूं, इसका डिविडेंड से क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है, इग्नोर। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम। पढ़ा होगा कंपनी अकाउंट्स में 12th में, शेयर इशू करो तो ठीक है भाई करो, हमारी कॉस्ट से थोड़ी रिलेटेड है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन। आपने लोन लिया, भाई आप कहीं से भी पैसे लाओ, मुझे इससे मतलब नहीं है, तो आप जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रिसीव होता है। क्या होता है, रिसीव। तो भैया आप रिसीव करते जाओ, हमसे थोड़ी रिलेटेड है। नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट। हाँ जी, कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, फॉर मेकिंग अर्ली पेमेंट, यस और नो। जल्दी पेमेंट दो, मुझसे डिस्काउंट ले लो, तो इसका प्रोडक्ट से कोई संबंध है, इग्नोर। डोनेशन, डोनेशन दान करना। कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिक्स एसिड का खरीदना, यस और नो। आपने बिल्डिंग खरीद ली तो मैं क्या करूं, उस बिल्डिंग की कॉस्ट बोतल में जोड़ दूं, तो 10 रुपए की बोतल 10,000 रुपए की होगी, कोई नहीं खरीदेगा। अरे बोलो जी, बात क्लियर है। नेक्स्ट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। आपको पता है शेयर ऑफ डिस्काउंट पर इश्यू नहीं होते, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। नेक्स्ट, कमीशन टू मैनेजिंग डायरेक्टर। फाइनल अकाउंट में पढ़ोगे आप मैनेजर्स कमीशन, पढ़ लिया नहीं, पढ़ लेंगे। कमीशन टू मैनेजिंग डायरेक्टर्स। नेक्स्ट, अंडरराइटिंग कमीशन। नेक्स्ट इज व्हाट इज अंडरराइटिंग कमीशन, बिल्कुल सही, शाबाश। नेक्स्ट, राइटिंग ऑफ गुडविल, गुडविल को राइट ऑफ करना। नेक्स्ट, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। व्हाट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी को बनाने पे होने वाले खर्चे, क्लियर है, ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। नेक्स्ट, बैड डेट, पैसा डूब गया, बैड डेट। नेक्स्ट, ट्रांसफर टू रिजर्व। नेक्स्ट इज व्हाट, ट्रांसफर टू रिजर्व। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स एक्सेट्रा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और ड्रॉइंग्स एक्सेट्रा। एक बहुत लंबी लिस्ट है, इतना याद रखना है। तो ये सारी आइटम क्या करनी है,
क्यों? क्योंकि ये किसका पार्ट है? वेरी गुड, फाइनली द चैप्टर इज ओवर। सर खत्म, मतलब कितना आसान है। हाँ जी बोलो, क्लियर? ये होती है जी कॉस्ट शीट, बस आपके सिलेबस में इतनी है। आइए अब इस पर बेस्ड हम कुछ सम्स करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, पहले वो क्वेश्चन जो आपके मॉड्यूल में है। क्लियर है? दिख रहे हैं यार? ये दिख क्यों नहीं रहा? हाँ चला गया। अब दिख रहा है ना? इसकी अलाइनमेंट थोड़ी गड़बड़ हो गई है। चलिए आइए, अब देखो यही छोटे छोटे सवाल आएंगे। पूरी कॉस्ट शीट तो बनाने के लिए नहीं आएगी, आए तो छोड़ देना, पहले तो आएगी नहीं। यस और नो? जानते हो उसमें कितना टाइम लग जाएगा तुम्हें? कम से कम 20 मिनट कॉस्ट शीट बनाने में। क्लियर? अभी फाउंडेशन की बात हो रही है ना। क्लियर है? अच्छा जी, कितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में? 50 सवाल, है ना? कितनी देर में करना है? 1 घंटे में। 60 मिनट में 50 क्वेश्चन, 1.2 मिनट प्रति एक क्वेश्चन। ऐसे सोचो, यस और नो? 1 मिनट 20 सेकंड में एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो पक्का पेपर छूटेगा। यही स्पीड मेंटेन करनी। मान लो तुमने एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगा दिए, तो अगले 10 क्वेश्चन तुम्हें 0 मिनट में करने हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन एमसीक्यू है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ पूरी कॉस्ट शीट बनाने के लिए कभी नहीं आएगी, वो आएगी इंटर में। ठीक है भाई? तो फाउंडेशन में छोटे छोटे सवाल आएंगे और कोशिश करनी है कि हमें पेन चलाना ही ना पड़े, कैलकुलेटर पे हो जाए। किस पे हो जाए? कैलकुलेटर पे। इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि वी कैन सॉल्व ऑन कैलकुलेटर। अब ये नहीं कि सर ने कहा था पेन नहीं चलाएंगे तो हम चलाएंगे ही नहीं। पेन चला लेना भाई, रफ शीट के लिए आपको रफ स्पेस मिलेगा। आइए, तो मैं अब आपको पूरी कॉस्ट शीट वाले सवाल तो मैं नहीं कराऊंगा। रीजन? आना ही नहीं है तो क्यों टाइम वेस्ट करना? एम आई राइट और रॉन्ग? जिस गली में जाना नहीं है उसका पता क्या पूछे। क्लियर और नॉट? तो प्रैक्टिस करो, एग्जामिनेशन अप्रोच लगाओ कि हमें कैसे पेपर क्लियर करना है, बाय हुक और बाय क्रूक। समझ गए? बाय हुक और बाय क्रूक, जैसे भी। तो इसलिए अगर एग्जाम में चीटिंग का मौका मिल जाए तो छोड़ना मत। अरे क्लियर? रिजल्ट आने के बाद कौन पूछ रहा है? ये बात भी रिकॉर्ड हो गई। क्लियर? ये मजाक था भाई। चलो शुरू करते हैं। अब देखो कितने बेसिक सवाल पूछेगा, यही आएंगे। क्लियर? वो सवाल आएगा जो 1 मिनट 2 सेकंड में 20 सेकंड में हो जाए। इससे देर कर दी गया। घड़ी पहन के जाना पेपर में ताकि टाइम का पूरा आइडिया रहे तुम्हें। पहला, सिर्फ कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर पे सॉल्व करवाना है मुझे, लिखना मना है, मोबाइल नहीं चलेगा, कैलकुलेटर। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट परचेजेस। कह रहा है दी हुई इंफॉर्मेशन से परचेज निकालो। रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। तो कंज्यूम का फॉर्मूला लगा दो। रॉ मटेरियल कंज्यूम इज ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। इन दोनों को उठा के इधर ले जाओ तो उल्टा कर दो। ये प्लस हो रहा है तो माइनस, ये माइनस हो रहा है तो प्लस। आ गया परचेज। अरे बोलो, कैलकुलेटर में लिखो 26,500, प्लस करो 4.5, माइनस करो 3। बोलो, अरे बोलो, खत्म। ये स्पीड मेंटेन होगी तो पेपर में आएंगे 300 से ज्यादा मार्क्स, वरना समझ जाओ। कोशिश करनी है पेन का मिनिमम यूज। क्लियर है? कैलकुलेटर पे चीजें करनी है, कैलकुलेटर पे। नहीं आया समझ में? आ गया ना? और ये फार्मूला मैंने आपके लिए लिख दिया, मेरे दिमाग में होना चाहिए ना। एम आई राइट और रॉन्ग? ये पूछ रहा है ये, तो इन दोनों को उठा के उधर ले जाओ, उधर ले जाओ तो साइन बदल जाएंगे।
बताओ 1 मिनट से पहले सॉल्व कर दिया मैंने ये सवाल, है या ना? यही स्पीड और डिग्री, पहली सीढ़ी पार, वरना दिक्कत। आओ क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेटर लिखना मना है। प्राइम कॉस्ट 33,500, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री का पार्ट है कि नहीं है? लिखवाया तो था। फैक्ट्री रेंट 200% है डेप्रिसिएशन का, कोई भी चीज 200% का मतलब डबल होती है। इतना मैथ्स पढ़ा होगा तुमने, यस और नो? 1500 का डबल करो, 3000 और 1500 इसमें जोड़ दो, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। नहीं आया समझ में? खत्म। तो न्यूमेरिकल तो इतना स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा मैं तुम्हारा कि सपनों में भी यही आएगा। क्लियर है? तो इसलिए अच्छे से पढ़ो। जल्दी बताओ, समझ में आया? मैं जल्दी करूं तो रोक देना, कोई बात नहीं। क्लासरूम में टाइम लो, एग्जाम में मत लेना। कुछ था इसमें 2 सवालों में करने वाला? सर यही सवाल आते हैं, पूरे लंबे लंबे सवाल तो आने ही नहीं है, आए तो छोड़ देना। पता चला 20 मिनट लगा दिए तुमने उसमें। 20 मिनट का मतलब पता है 20 सवाल जो तुम्हें अब अगली बार करने 0 मिनट में। तो रजनीकांत ही कर सकता है भाई हम तुम तो कर नहीं सकते। अगला सवाल, कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल हिट कर गया कॉस्ट शीट। एडवर्टीजमेंट 600, डिस्काउंट ऑन सेल 50% ऑफ एडवर्टीजमेंट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फॉरन फ्लैशबैक में जाते हैं, चलो फ्लैशबैक दिखाता हूं तुम्हें मैं। ये रहा कॉस्ट ऑफ सेल, इधर देखो इधर। इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड होने के बाद ये आया है, तो अगर इसमें से ये लेस कर दूं ये आ जाएगा। उल्टा चलना है। नहीं आया समझ में? अरे वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चे। कैलकुलेटर पे टाइप करो 37416 माइनस 600 माइनस 300, क्योंकि डिस्काउंट ऑन सेल किसका पार्ट है? कैश डिस्काउंट नहीं बोला, कैश डिस्काउंट बोलता तो इग्नोर मार देता। यस और नो? 50% है डेप का, तो 600 का 50 300, 37416 में से 600 और 300 900 माइनस करो। आ गया कैलकुलेटर पे आंसर? बोलो क्लियर? ये स्पीड मेंटेन करनी है। सर कैसे होगी? प्रैक्टिस से। मैं अभी आपको जो न्यूमेरिकल एमसीक्यूज कराऊंगा उसमें बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगा। क्लियर है? थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी मिक्स दोनों। समझ में आ गया? चलिए अगली बार पढ़ा दोगे किसी को कॉस्टिंग, पढ़ाना मत लेकिन। चलो फैक्ट्री कॉस्ट कितनी दे रखी है? 395। कुछ ना बोले तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट, कुछ ना बोले तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट का 7.315% है। पूछा क्या है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इससे आसान सवाल तो हो नहीं सकता। 3,95,000 का 7.315% निकाल लो, 28,000। देखो यही फिगर है कैलकुलेटर में, खत्म क्वेश्चन। क्या मुश्किल है इसमें? अरे बोलो भाई, यही आएंगे एमसीक्यूज में। सर हो गया। अब सावधान, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस। नेट तक जाने के लिए क्या करूं? एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP इक्वल टू नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है जी। और सर नेट भी दे रखी है, अरे बड़ी खुशी की बात है। ओपनिंग WIP इतना है, फाइंड द क्लोजिंग, फाइंड द। तो चलो देखो, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 58, एड ओपनिंग WIP कितना है? 8,000 है यार, है ना? नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है? 54। 58 और 8 कितना हुआ? 66 में से 54 माइनस कर दो तो क्लोजिंग WIP आ जाएगा। यही पूछ रहा है जी। आ गया आंसर? नहीं आया? तो हाँ बोलो। किस बच्चे को समझ नहीं आया पूछ सकते हैं। बस मुझे टिप्स पे पता होना चाहिए क्या जोड़ने पर क्या आता है। अगर ये पता है, खत्म क्वेश्चन। एनीथिंग टफ? क्लियर? मैं भूल जाओ कैसे करता है, हमें नहीं पता ये कैसे कर रहा है, हमने तो निकाल दिया शॉर्टकट में। और एमसीक्यूज यही है, 4 ऑप्शन आएंगी, राइट ऑप्शन पे क्लिक कर दो। खैर अब तो ऑनलाइन नहीं होता, लॉकडाउन में पूरे पेपर ऑनलाइन हुए थे। क्लियर?
तुम नहीं थे, तुम तो अभी जब 6-7 में होंगे। अरे बोलो क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 6, प्राइम कॉस्ट 41,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ स्किल्ड लेबर अनस्किल्ड लेबर। मुझे बताओ, जब मैंने लिखवाया डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट लेबर, क्या मैंने ये बोला स्किल्ड और अनस्किल्ड अलग अलग? बट डायरेक्ट होना चाहिए ना। तो वो जानबूझ के तुम्हें घुमा रहा है, तो तुम घूमने मत निकल जाना भाई। लेबर चाहे स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर डायरेक्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डायरेक्ट। वेरिएबल वर्क ओवरहेड 80% है डायरेक्ट वेजेस का, तो 6 और 8, 6 और 2 8, 8 का 100% करो, 8,000 हो गया। एंड द फिक्स ओवरहेड 60% है डायरेक्ट वेजेस का, 8,000 का 60% करो, 4,800 हो गया। स्क्रैप, अच्छा हाँ सुनो, अगर स्क्रैप आ रहा है, कुछ खराब हुआ, उसको बेच के पैसा आया, तो मेरी कॉस्ट कम कर देगा ना। तो जहां भी स्क्रैप आया उसे लेस कर देना, -1800। क्लियर? कह रहा वर्क कॉस्ट निकालो। व्हाट इज वर्क कॉस्ट? फैक्ट्री कॉस्ट। कैलकुलेटर उठाओ, प्राइम कॉस्ट 41,000, उसमें ऐड करो ना फैक्ट्री ओवरहेड। अरे बोलो भाई, ऐड करो 8,000, ऐड करो 4,800, माइनस करो 1,800, कितना आंसर है? 52,000। बोलो कोई डाउट? तो वो लिखे कि भाई स्किल्ड लेबर है, वो लिखे अनस्किल्ड लेबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट शर्त क्या है? मुझे ये देखना है डायरेक्ट लिखा है कि इनडायरेक्ट लिखा है, स्किल्ड अनस्किल्ड, मेल फीमेल, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर होता तो मैं आपको कॉस्ट शीट में पक्का बता देता। डिड आई? नॉट एट ऑल, नो कंफ्यूजन। अरे बोलो समझ आ गया? तो उसने जानबूझ के लिखा कि बच्चे घूम जाए, और बच्चे कहां गलती करेंगे? स्किल्ड है तो डायरेक्ट, अनस्किल्ड है तो इनडायरेक्ट। ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट का मतलब होता है वो जो प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड है, चाहे वो स्किल्ड हो। हो गया सवाल? कोई डाउट? कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन? ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेंस व्हिच यू वुड डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड, व्हाट इज डिसरिगार्ड? नॉट कंसीडर्ड। वो खर्चे बता दो जो तुम कॉस्ट शीट में कंसीडर्ड नहीं करोगे। रेंट एंड रेट, इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस, बैड डेट, डिस्काउंट, बैंक चार्जेस, डोनेशन। जल्दी बोलो। सबसे पहली बात, हम लेंगे बैड डेट 200 रुपए, डिस्काउंट 300 रुपए, बैंक चार्जेस लेते हैं, क्या नहीं लेंगे? डोनेशन। 3 और 2 5 और 1 6, 650। खत्म क्वेश्चन। पूरी लिस्ट लिखवाई थी मैंने। अच्छा बताना बैंक चार्जेस किस में आएगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो अभी भी लिखा होगा, पढ़ो एक बार। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाली लिस्ट पढ़ो, पढ़ो। लिखा है बैंक चार्जेस, तो बस पढ़ो 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार 10 बार, तो देखो अपने आप टिप्स पे याद हो जाएंगे। कितना आसान है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ये बताओ, प्राइम कॉस्ट 3 चीजों से मिलकर बनती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्राइम कॉस्ट दे रखी है 50,000, डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट का 70% है, यानी कि 35,000, तो जो बचेगा 15,000 वही क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। खत्म। नहीं आया समझ में? भाई टोटल 50,000 है, जिसमें डायरेक्ट लेबर 35 है, पर डायरेक्ट एक्सपेंस दिया ही नहीं, तो मैं कहां से लाऊंगा? मैं जादूगर थोड़ी हूं, जो चीज नहीं है तो नहीं है। क्लियर? तो अगर वो कह रहा है डायरेक्ट लेबर 70% है प्राइम कॉस्ट का, तो 50,000 70% 35,000, तो अगर 50 में 35 लेबर है तो 15 ही तो मटेरियल होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस के कुछ है नहीं, आ गया आंसर। ऐसे छोटे 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 सवाल आते हैं 2-2 मार्क्स के। हो गया? कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। डायरेक्ट मटेरियल 80, डायरेक्ट लेबर 60, दोनों को जोड़ दो, प्राइम कॉस्ट आ गई 140। अरे बोल नहीं रहा है। फैक्ट्री ओवरहेड 90, 140 में 90 जोड़ो, 2,30,000। क्या मैं कह दूं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, बिगिनिंग गुड्स इन प्रोसेस
ओपनिंग WIP प्लस करो 15,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड दे रखा है, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कुछ नहीं बोला तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट 230 और 15 कितने होते हैं? 245। हमें चाहिए क्लोजिंग WIP। सर जब ये इसके बराबर आ गया तो ये नील होगा, खत्म। नहीं आया समझ में? पक्का पक्का, जबरदस्ती मत करना, हाँ या ना में, जब तक अंदर से फील ना आए कि हाँ समझ आ गया। कोई दिक्कत है भाई? इन दोनों को जोड़ने के बाद इसके बराबर आ गया, तो जब बराबर आ गया तो घटाओ, क्या घटाया होगा हमने? नील। बस कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आना चाहिए, क्या जोड़ने पर क्या बन जाएगा। गिवन डेटा फिनिश गुड्स ओपनिंग, फिनिश गुड क्लोजिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उल्टा कर दो, उल्टा भाई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ओपनिंग फिनिश गुड ऐड करते हो, क्लोजिंग माइनस करते हो, क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो अब वापिस ऊपर जाना है, तो पीछे जाना हो तो रिवर्स कर दो। 190 में ऐड करो 50, लेस करो 30, करो। आ गया आंसर? आ गया आंसर के नहीं आया? ओए हाँ कह दो, आया कि नहीं आया? 10 मिनट में 10 सवाल सॉल्व कर दिए हमने, वो भी तब जब मैंने समझाया है। बिना एक्सप्लेन करूं तो 2-3 मिनट के हैं ये सारे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब ये आया पूरे सवाल, चलो एक करते हैं। टाइम वेस्ट है मुझे पता है, क्योंकि इतना बड़ा सवाल आए तो छोड़ देना भाई। क्लियर है? अब वो कह रहा है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये तीनों आप हमें करके दिखाओ। बोलो जी, बात क्लियर है? चलो करके दिखाओ। एक सवाल तो बनता है यार। एडिंग डालो कॉस्ट शीट, ये मैं ओरली करवा दूंगा तुम्हें। एडिंग डालो कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट। सबसे पहला एलिमेंट डायरेक्ट मटेरियल। अब सुन जाओ, कंज्यूम क्या लिखोगे और कैलकुलेटर उठाओ। सबसे पहले देखो ओपनिंग कितना है? 60। लिखो कैलकुलेटर में 60,000। ढूंढो परचेजेस, क्या करेंगे? परचेजेस ऐड करो कैलकुलेटर पे, ऐड। ठीक है जी। माइनस, क्या माइनस होगा? क्लोजिंग। कितना है भाई क्लोजिंग? 50,000। बोलो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना आ रहा है कैलकुलेटर में? लिख दो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 9,10,000। भाई समझ आया? सच बताना, सच के अलावा कुछ नहीं। हाँ भाई, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम हाउ मच? 9,10,000। कैसे निकाला? प्लस परचेजेस। सर वो कैरीज ऑन मटेरियल क्यों नहीं जोड़ा आपने? जब है ही नहीं तो कहां से लाऊं यार? जो चीज है ही नहीं उसके बारे में क्या सोचना। गॉट इट? अगला एलिमेंट बताओ। डायरेक्ट लेबर। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, तुम भी ढूंढो, मैं भी ढूंढ रहा हूं। क्या मिला? कुछ नहीं मिला यार। ये रहा भाई, ये रहा। जब कुछ ना लिखा हो तो वेजिस को क्या बोलते हैं हम? डायरेक्ट। लिखो डायरेक्ट वेजेस कितना है? 5 लाख। तीसरा एलिमेंट बताओ, डायरेक्ट एक्सपेंस। ढूंढो ढूंढो। सर है ही नहीं ना? तो नहीं है तो क्या करूं? कुछ भी नहीं, ऐड करो। पहला ब्रेकअप, क्या नाम है इसका? प्राइम कॉस्ट। पहला ब्रेकअप प्राइम कॉस्ट। सीरियसली स्पीकिंग, समझ आ गया? अब ऐड, क्या ऐड? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ढूंढो। सर ये रहा 2 लाख। अब बस रुक जाओ, मुझे एक सवाल का जवाब दो। सुनो सुनो, लिखना नहीं। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आएगा? हाँ, फिर उसमें ऐड करोगे ओपनिंग WIP, लेस करोगे क्या आएगा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट।
ओपनिंग क्लोजिंग WIP दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है, ये तो रहा है यार, तो यही तो सुनना चाहता हूं मैं, दिख रहा है? हाँ, तो इसमें ऐड करो फैक्ट्री ओवरहेड। आ गया भाई समझ में? कितना है फैक्ट्री ओवरहेड? 2 लाख। तो उसका नाम लिखो, क्या नाम लिखा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। तो वो ब्रेकअप कहां है? जब उसने फैक्ट्री ओवरहेड का सारा डायरेक्ट अमाउंट दे दिया, बेटे इधर देखो इधर, तो इसका मतलब सारे ओवरहेड जोड़कर ही तो उसने टोटल दे दिया हमें, तो मैं ब्रेकअप कहां से लाऊं? हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूं। आप इसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करो 2 लाख, किसमें? प्राइम कॉस्ट में, और आंसर लिखो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आंसर लिखोगे? अब एक काम करो, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट अपने सामने रखो, अभी याद नहीं होगा, अभी तो पढ़ा ही है। आ गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब आगे बताओ क्या करूं? ऐड करो ओपनिंग WIP 24,000, ऐड ओपनिंग WIP कितना? 24,000, लेस करो क्लोजिंग WIP, कितना है क्लोजिंग WIP? 30,000। अरे भैया 1 जनवरी का डाटा ओपनिंग होगा, 31 दिसंबर का डेटा क्लोजिंग होगा। आंसर लिखो नेट फैक्ट्री कॉस्ट। बताओ कितना आ रहा है? 16,04,000। सब लोग यहां तक बताओ, पहले पहुंच गए? चलिए अब नेट फैक्ट्री कॉस्ट के आगे क्या करते हैं? कॉस्ट शीट में देख के बताओ। ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये रहा है भाई, ये रहा है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऐड करो 50,000, ऐड 50,000। जो आंसर आता है उसका नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या नाम है? प्रोडक्शन। बोलो कितनी आ गई? 16,54,000। एकदम सही। क्या हो गया? क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? बहुत सिंपल चल रहा है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या ऐड करते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये रहा 1,20,000। फॉर्मेट अपने सामने रखो, अभी पहली बार पढ़ा, याद नहीं होगा। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1,20,000। फिर क्या करूं? लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1,10,000। जो आंसर आएगा उसका नाम है COGS। क्या नाम है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बताओ भाई कितना आया? 16,64,000। एकदम सही, 16 लाख। भाई सब बच्चे यहां तक पहुंच गए? शाबाश। अब इसमें ऐड करो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्या ऐड करेंगे? देखते जाओ, ये रहा 30,000। कर दिया ऐड? तो जो आंसर आया उसका नाम बताओ। कॉस्ट ऑफ सेल। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करने के बाद क्या आता है? बोलो कितना? 94,000। अब फॉर्मेट में देखो आगे क्या करूं? ऐड करो प्रॉफिट, ऐड करो। अब प्रॉफिट तो दे नहीं रखा, प्रॉफिट ऐड करते क्या आ जाएगा? सेल। बताओ सेल दे रखी है, तो कॉस्ट ऑफ सेल और सेल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस प्रॉफिट। तो क्या मैं कह दूं प्रॉफिट इज द बैलेंसिंग फिगर? कितना आ गया? 3,06,000। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। खत्म कॉस्ट शीट। ओए बोल दो, समझ आया कि नहीं आया? बोल नहीं रहे यार। चलू आगे। अब इस क्वेश्चन में, हाँ 2 मिनट लिए। ये रहा क्वेश्चन, पूरा सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करो और बताओ ऐसी कौन सी बात है जो तुम बोलो जी समझ नहीं आई।
हमने सारे आंसर दे दिए, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और प्रॉफिट, सारे आंसर निकाल दिए। कोई समस्या है तो ढूंढो, उसका समाधान ढूंढे। भाई प्रॉफिट तो बैलेंसिंग फिगर से निकला है यार, कॉस्ट ऑफ सेल तक तुमने निकाला, प्रॉफिट ऐड करोगे तो सेल आ जाएगा, सेल दे रखी है तो सेल और कॉस्ट ऑफ सेल का डिफरेंस क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितना आया हमारा प्रॉफिट, हाँ दिखाऊं, मैंने क्या बोला था, असली वर्ड क्या होता है, वर्क इन प्रोसेस, लेकिन हम उसे क्या और बोल देते हैं, प्रोग्रेस। आपने मेरी आधी बात पकड़ ली, दूसरी बात नहीं सुनी। क्लियर, तो दोनों बात, पूरी बात सुननी चाहिए। क्लियर है, रियल लाइफ में कोई भी नहीं बोलता वर्क इन प्रोग्रेस। अभी ये बुकिश नॉलेज है, क्या है, पहली बार वो आपको कॉस्टिंग से फेमिलियर करा रहा है। क्लियर है, तो इसलिए उसने लिख दिया, बात क्लियर है, दोनों लिखे जाते हैं, बस असली वर्ड क्या है, वर्क इन प्रोसेस। क्लियर, अब देखो मैं तुम्हें हजारों एग्जांपल दे सकता हूं। आउटस्टैंडिंग किसके लिए यूज होता है, अगर तुम डिक्शनरी पढ़ोगे, डिक्शनरी ऑफ अकाउंटिंग रिटन बाय मिस्टर कॉलर, तुमने नाम नहीं सुना होगा छोड़ो, तो वो लिखते हैं आउटस्टैंडिंग शब्द जो है ना वो एक्सपेंसेस के लिए यूज होना चाहिए, इनकम के लिए यूज होना चाहिए, एक्रूड क्या होना चाहिए, पर तुम देखना किताबों में लिखा होता है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, वो भी जो रिसीव हुआ है, तो लिख देते हैं, लेकिन सही वर्ड वो है। हाँ तो हमारी जबान में भी है, हमारी भाषा में भी है, चलती को गए गाड़ी और रंगी को गए नारंगी और खड़े पेड़ को सोया, यही देख कबीरा रोया और बने दूध को खोया। अरे बोलो, अब बताओ गाड़ी क्या होता है हिंदी में, ठीक जो मूव ना करे उसे ही तो गाड़ी कहते हैं। तो मम्मी आपने खीर बड़ी गाड़ी बनाई है, एकदम ठीक है, और हमारे यहाँ गाड़ी किसे कहते हैं, जो तेजी से मूव करे। Am I right or wrong? नारंगी जिसमें कोई कलर ना हो, पता है हिंदी में नारंगी का दूसरा नाम क्या है, ऑरेंज। ऑरेंज अपने आप में क्या है, कलर है, तो हम अपनी भाषा में भी तो गलत बोलते हैं। दूध से जो बने उसे बोलते हैं खोया, जबकि हिंदी में खोए का क्या मतलब है, खो गया जो कुछ ना बना, यही देख कबीरा रोया। सुना है ना, एक पेड़ है जो पूरा खड़ा रहता है उसे बोलते खोया, यही देख कबीरा रोया। तो ये हर भाषा में होता है कि हम कुछ और बोल रहे हैं, मीनिंग कुछ और है। अरे क्लियर है, मैं बोलूं गामा, गामा, घर जाके मत बोल देना गामा, तो माता जी गाने लग जाए जबकि तुम बोल रहे हो गामा, डेल्टा, यस और नो। तो ऐसे बहुत से के हजारों शब्द हैं जो हम अपनी भाषा में यूज करते हैं। क्लियर, चलिए, तो भैया आपके सवाल का जवाब था क्वेश्चन नंबर 12। हाँ तो क्या हो गया, सीख लो, आएगा नहीं मुझे पता है, बट थोड़ा सा सीख लो, सीखने में कोई हर्ज थोड़ी है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, ओरली डिस्कस कर लेते हैं, अब सही रहेगा। पढ़ो भाई, अभी बहुत पढ़ाना है तुम्हें कॉस्टिंग, मुझे ये तो कुछ भी नहीं है, अभी इंटर में भी कराना है, फाइनल में भी कराना है, अगर तुम आए तो आओगे यार, हद हो गई, कॉन्फिडेंस लेके आओ भाई, तभी तो सीए में बनाना है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई ढंग से। क्लियर, चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए आसानी करते हैं। क्लियर, कैलकुलेटर उठा लो हाथ में और मुझे मटेरियल कंज्यूम निकाल के दिखाओ, मैं आंसर मैच करता जाऊंगा। ये रहा भाई, ऐसे तो कर लो यार, ये तो फन हो जाएगा, लिखो मत, कैलकुलेटर पे बताओ मटेरियल कंज्यूम, देखते कौन सही बताएगा, उसे इनाम मिलेगा जो सही बताएगा। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, पहले बताओ तो सही, इज द रॉन्ग आंसर। हाँ सही पकड़े हैं,
क्वेश्चन दिख तो रहा है ना? ₹4 लाख इज द राइट आंसर. 477 ये बिल्कुल परफेक्ट जवाब है. अरे बोलो क्लियर. सबसे निकला कि नहीं निकला? सच बताओ. नहीं निकला ना? क्यों नहीं निकला? कंज्यूम का पहला एलिमेंट ओपनिंग स्टॉक. ढूंढो ढूंढो. अच्छा सर ये है क्या? ये एक अकाउंट बना के दिया उसने. क्या बना के दिया है? एक अकाउंट. और मुझे पता है ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट है. एम आई राइट और रॉन्ग? अच्छा चलो छोड़ो, अकाउंट के भी छोड़ो, क्योंकि उसने सवाल ही आसान कर दिया. कर दिया नहीं कर दिया? तो इस साइड पे जो लिखा हुआ है वो स्टॉक ओपनिंग होगा, इस साइड पे क्लोजिंग. खत्म हो गई बात. तो सबसे पहले रॉ मटेरियल लिखो 40,000. मिल गया. ऐड परचेजेस. ढूंढो ढूंढो. परचेजेस 475. ऐड ऐड क्या ऐड करेंगे? कैरेज इनवर्ड 12,500 माइनस स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50,000. अरे बोल दो यार. तो पहला आंसर आ गया, प्राइम कॉस्ट. क्लियर? अब इतनी मेहनत कर रहा हो तो लिख लो. नहीं लिख के नहीं करोगे? क्या आ गया? प्राइम कॉस्ट. अब उसमें क्या जोड़ दूं? डायरेक्ट वेजिस. कर दो ऐड. कैलकुलेटर पे सॉल्व करवा देता हूं पूरा. भाई प्राइम कॉस्ट थोड़ी आएगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आया होगा. यही आया था 477,500. उसमें ऐड करो वेजिस 1,75,000. बोलो कैलकुलेटर क्या शो कर रहा है? 6,52,500 इज द राइट आंसर. क्या है ये? प्राइम कॉस्ट. क्या है ये? अब उसमें क्या ऐड करेंगे हम? फैक्ट्री ओवरहेड. अब बस इसमें ढूंढना पड़ेगा तुम्हें. ये तो लिखवाया था पूरा. ऐड करो वर्क मैनेजर सैलरी. वर्क मैनेजर फैक्ट्री में होता है जो काम करे. सही है नहीं? करो ऐड. कितना? 30,000. फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी 60,000. फैक्ट्री रेंट एंड इंश्योरेंस 7,250. पावर बिजली तो फैक्ट्री में ही चाहिए. क्या ये जोड़ू? अरे हाँ भाई. प्रोडक्शन फैक्ट्री ओवरहेड के 4 नाम बताए थे ना. अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस कितना? 43,000. बोलो कितना आंसर है? 8 लाख. शाबाश. ये क्या आ गया? ग्रॉस फैक्ट्री. देखना इस वाले में तो कुछ नहीं है. नहीं है सर. नहीं है नहीं है नहीं है. क्या आ गया? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. अब उसमें क्या ऐड करूं? 15,000 ऐड करो. ऐड 15,000. लेस करो 10,000. बताओ. 8,50,000 नेट फैक्ट्री कॉस्ट. एकदम परफेक्ट आंसर. आ गया समझ में? 8,07,000. देखो कितना आसान सवाल है, तुम्हें मुश्किल लग रहा है. अब इसमें क्या ऐड करेंगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ढूंढो सर. ढूंढो 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 ढूंढो. सर एक है बस. जर्नल एक्सपेंस का मतलब ऑफिस के खर्चे होते हैं. कर दो ऐड. 32,500. बोलो क्या आ गया? ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. एकदम परफेक्ट चल रहा है. क्लियर? अच्छा जरा सोच के बताना. चलो अभी बाद में बात करते हैं. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया. अब आगे ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स. ऐड करो 6,000 और लेस करो क्लोजिंग 15,000. 8,30,750. क्या है ये? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अब उसमें ऐड करो सेलिंग एक्सपेंसेस. ढूंढो सर. ये रहा 9,250.
50। बताओ कॉस्ट ऑफ सेल। शाबाश। और देखो 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 सेल दे रखी है 8,60,000, 20,000 प्रॉफिट। बिंगो इज द राइट आंसर। खत्म। अच्छा जी, इनकम टैक्स मैंने क्यों नहीं लिया? डिविडेंड, डिवेंचर इंटरेस्ट, ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, गुडविल, पेमेंट ऑफ सेल टैक्स। आ गया ना समझ में? क्योंकि ये सारे क्या हैं, इसलिए हमने इसे इग्नोर मार दिया। हो गया, चलूं आगे। छुट्टी आज बंद है। अच्छा चलो, ये होमवर्क में करके लाना, कर लेना जरूर। कहीं अटक जाओ तो मुझे बताना। अब फाइनली आपका सिलेबस खत्म। देखो सबसे पहले खत्म कर दिया, मानते हो या नहीं? इंटर में भी ग्रुप 1 में ग्रुप 2 में सबसे पहले मेरे ही खत्म होता है। क्लियर? तो जल्दी से इंटर में आओ, फिर मिलेंगे जबरदस्त कॉस्ट शीट के साथ, तगड़ी वाली कॉस्टिंग। वेट, आने वाली क्लासेस में अब जो भी क्लासेस मिलेंगी उसमें अब सुनो भाई, सुनो सुनो गाइस, अब जो दिवाली की छुट्टियां हैं जम के दिवाली मनाओ। और एक दिन, हाँ विश यू गाइस अ वेरी हैप्पी दिवाली। एक दिन 2 घंटे बैठ के पूरा रिवाइज, क्योंकि अब जो मैं आपके साथ मिलूंगा केवल एमसीक्यू की अच्छी प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि 30 में से 30 बिना एमसीक्यू के नहीं आएंगे। या ये नियम बांध लो, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने से आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा, आपको एमसीक्यू करने ही करने हैं, भले ही आपने बड़े बड़े सवाल कितने कर लिए। अगर आप एमसीक्यू नहीं कर रहे, आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। और ये रूल सारे सब्जेक्ट में लगाओ। क्लियर हो गई बात? समझ में आ रही बात? एमसीक्यू इज ए मस्ट, छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर। क्लियर? जो कहे छोड़ दो वो समझ लो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। छोड़ना नहीं है, एमसीक्यू ही करने। क्लियर है? तो अगली क्लास में बस इतना सा काम करना, पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आना, बाकी मुझ पे छोड़ दो। ठीक है? तो आज कॉस्ट शीट अच्छे से समझ आ गया, इंटर तक याद रहेगा पक्का? चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन एंजॉय।